क्या अमेरिकी राष्ट्रपति की ताकत असीमित है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से किसी भी देश पर मनमाना टैक्स थोप सकते हैं? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने ट्रंप के सबसे बड़े हथियार टैरिफ को ही बेकार कर दिया है। आखिर भारत के लिए यह खबर राहत भरी है या नई चुनौती? चलिए समझते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल का पूरा सच। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं द हिंदू के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल का, जिसका टाइटल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टैरिफ्स इन ट्रबल। टैरिफ्स जो कि ट्रंप सरकार ने एक हथियार के रूप में लगाया था लगभग हर देश में, ठीक है, और इंडिया में भी खास करके। तो वो जो टैरिफ्स है आज मुसीबत में है सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के आ जाने के बाद। आज की जो क्लास है या जो सेशन है उसमें हम सिर्फ खबरों को ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन्हें डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि स्कॉटस यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 6 बनाम 3 के बहुमत से उसने कैसे ट्रंप की शक्तियों को सर्कमस्क्राइब यानी कि लिमिट किया है, यानी कि सीमित कर दिया है। आईईईपीए कानून का क्या खेल है? क्यों कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास टैक्स लगाने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है? और इंडिया का एंगल क्या है इसमें? भारत पर लगे 50% टैरिफ का अब क्या होगा? और हमारे निगोशिएटर्स के लिए यह डिफेंक्ट अमेरिका यानी कि दंत विहीन अमेरिका, यानी कि जिसके शक्तियां खत्म कर दी गई है अब सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से राष्ट्रपति के, तो क्या मायने रखता है? अब हर बार की तरह हम कठिन शब्दों और ग्रामर के नियमों को भी आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह एनालिसिस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और इंग्लिश दोनों को मजबूत करेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। आप देख पा रहे हैं टैरिफ्स इन ट्रबल। बताए कि टैरिफ्स जो है आज मुसीबत में है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगाया था। और इसका जो सब हेडलाइन है वो है द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन वेल टू लिमिट ट्रम्प्स प्रेसिडेंशियल पावर। ये जो यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया है? बहुत अच्छा काम किया है। क्या करके? टू लिमिट यानी कि सीमित करके ट्रम्प का प्रेसिडेंशियल पावर। ट्रम्प का जो प्रेसिडेंशियल पावर है, जो राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है, उसको एक लिमिटेशन में डाल के उसमें एक घेरा बनाकर जो है उसने जो लिमिट करने की जो कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको बहुत ही बखूबी तरीके से किया है। इन ए मेजर ब्लो टू a central pillar of US President Donald Trump's foreign policy, the country's Supreme Court, that is SCOTUS, has ruled by a 6-3 margin that his use of the International and Emergency Economic Power Acts, that is IEEPA, to impose tariffs on numerous countries is not in accordance with law and must be struck down। ये बोल रहा है कि इन अ मेजर ब्लो, एक बड़ा आघात में, ठीक है ना, ये झटका क्या लगा है? ब्लो, झटका या आघात टू अ सेंट्रल पिलर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो विदेश नीति का एक सेंट्रल पिलर कहिए, एक मुख्य स्तंभ या आधार को बड़ा झटका लगते हुए द कंट्रीज़ के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का हैज़ रूल्ड, उसने फैसला दिया है 6-3 मार्जिन से, यानी कि 6 बनाम 3 के बहुमत से इसने फैसला सुनाया है दैट हिज यूज़, यानी कि हिज मतलब ट्रम्प का जो यूज़ है, उनका जो उपयोग, जो उन्होंने इस्तेमाल किया है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का, IEEPA का, किस लिए इस्तेमाल किया है? टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन न्यूमरस कंट्रीज़, कई सारे देशों में जो है टैरिफ्स लगाने का जो काम किया है, यानी कि आप कह सकते हैं इसको थोपने का या टैरिफ लगाने का जो काम किया है प्रेसिडेंट ने, ठीक है, इस मतलब कि एक्ट को यूज़ करते हुए
वो जो है इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ये कानून के मतलब कानून संगत नहीं है, यानी कि ये गैर कानूनी है। ठीक है, एंड मस्ट बी स्ट्रक डाउन, और इसको जो है क्या होना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। मस्ट भी है यहाँ पर, यानी कि जरूर खत्म किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विथ चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स एंड टू अदर conservative justices appointed by Mr. Trump, siding with the three liberal justices on the subject, the court ruled that Mr. Trump's assertion of extraordinary power to unilaterally impose tariffs of unlimited amount, duration, and scope is contravened by the absence of clear congressional ऑथराइजेशन टू एक्सरसाइज इट। यहाँ तक ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। कह रहा है कि विथ चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स, यानी कि ये चीफ जस्टिस जो हैं वहाँ के जॉन रॉबर्ट्स, और दो अन्य जो कंजर्वेटिव जस्टिसेस हैं जिसकी नियुक्ति ट्रंप ने ही की थी, ठीक है ना, वो जो है साइड लिए हैं, यानी कि किसके पक्ष में, 3 लिबरल जस्टिसेस के पक्ष में आ गए वो, मतलब उनके साथ मिलकर 3 जो लिबरल जस्टिसेस जो हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो उदारवादी कहिए इसको, जो मतलब कि जो विपक्षी जज कह सकते हैं इसको, तो ये जो अन्य जजों के साथ जो है ये आ गए हैं, साइड ले लिए हैं, ये साइड ले मतलब उसके पक्ष में आ गए हैं इस सब्जेक्ट पर। द कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है दैट मिस्टर ट्रम्प का जो दावा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर समझ ही रहे हैं कि जो असीमित जो एक शक्ति होती है, एक तरफा टैक्स लगाने की, इम्पोज टैक्स ऑफ अनलिमिटेड अमाउंट, यानी कि अनलिमिटेड कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप उसको, मतलब क्या कहेंगे आप, एक तरीके से असीमित अमाउंट का, असीमित अवधि का और असीमित दायरे का, ये जो मतलब कि एक तरफा जो टैक्स लगाने का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ट्रम्प का, जो दावा ये है वो क्या है, वो कॉन्ट्राविंड बाय द एब्सेंस ऑफ क्लियर कांग्रेशनल ऑथराइजेशन, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं संसद की स्पष्ट अनुमति के अभाव में, संसद की, ये कांग्रेशनल मतलब संसद की स्पष्ट अनुमति या उसका जो एक पावर है, ऑथराइजेशन है कि इसको इस्तेमाल करने के, टू एक्सरसाइज इट, कि इसको कैसे इस्तेमाल करें, तो वो जो कांग्रेशनल ऑथराइजेशन है एक स्पष्ट क्लियर, ठीक है, उसके अभाव में ये बिल्कुल क्या है, ये दावा जो है एकदम बिल्कुल कॉन्ट्राविंड है, मतलब आप उस मतलब वो खिलाफ है आपका। कॉन्ट्राविंड का जो मतलब होता है वो होता है किसी नियम या सिद्धांत के विपरीत होना, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्राविन, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि कोर्ट ने जो है ये फैसला सुना है कि मिस्टर ट्रम्प का जो असर्शन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का, कि वो पावर क्या है कि यूनिलैटरली इम्पोज करे टैरिफ्स को, यानी कि टैक्स को, अनलिमिटेड अमाउंट का, ड्यूरेशन का, स्कोप का, ये अपने आप में विपरीत है, खिलाफ है किसके, मतलब कि कॉन्ट्राविंड है, मतलब कि एक तरीके से क्या कहेंगे आप उसको, जो दावा है ना वो एकदम बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि जो फैसला है ना, इसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि ट्रम्प द्वारा जो नियुक्त किए गए जो कंजर्वेटिव जजों ने जो भी उनके खिलाफ वोट कर दिया है, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि ट्रम्प का यह दावा कि पूरी तरह गलत है, कि उनके पास असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर है वो है, जिससे वो अकेले अपनी मर्जी से कितना भी टैक्स कितने भी समय के लिए लगा सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक संसद यानी कि कांग्रेस जो है वहाँ का लिखित में ऐसी साफ इजाज़त, क्लियर ऑथराइजेशन नहीं दे देती है, तो राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं चल सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कहने की कोशिश हो रही है इस लाइन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, इसने यह भी गौर किया है दैट IEEPA कंटेन नो रेफरेंस टू टैरिफ्स और ड्यूटीज एंड दैट द एग्जीक्यूटिव हैड नॉट आइडेंटिफाइड एनी स्टैट्यूट दैट यूज द वर्ड रेगुलेट टू ऑथराइज टैक्सेशन। इसमें क्या गौर किया गया है, इसमें यह भी गौर किया गया है, यह ध्यान दिया गया है कि दैट IEEPA जो कानून है ना, उसमें कोई भी टैरिफ्स का यानी कि टैक्स का कोई भी संदर्भ नहीं है, कोई भी रेफरेंस नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी जिक्र नहीं था,
ठीक है, उसमें कोई भी जिक्र नहीं था या फिर ड्यूटीज़ का कोई भी जिक्र नहीं था। एंड दैट द एग्जीक्यूटिव हैड नॉट आइडेंटिफाइड एनी इंस्टीट्यूट, और जो अथॉरिटीज़ यानी कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बता सकी या आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, इंस्टीट्यूट मतलब कानून, दैट यूज द वर्ड रेगुलेट, जिसमें जो है रेगुलेट शब्द का यूज़ किया गया हो। किस लिए? टू ऑथराइज टैक्सेशन, यानी कि टैक्स लगाने का अधिकार के लिए जो है ऐसा कोई भी शब्द जो कि रेगुलेट के नाम से जो है वो कोई भी यूज़ नहीं किया गया उसमें। तो मतलब ये कहिए कि कोर्ट ने जो है क्या कहेंगे, जो ये जो मतलब कि कानून में देखा कि और पाया कि जिस IEEPA कानून की ट्रम्प बात कर रहे थे उसमें टैरिफ या ड्यूटी जैसे शब्दों का नामो निशान नहीं था। साथ ही ट्रम्प की टीम कोर्ट में ऐसा एक भी पुराना कानून पेश नहीं कर पाई जिसमें विनियमन यानी कि रेगुलेट शब्द का मतलब टैक्स लगाना बताया गया हो। यानी ट्रम्प बिना किसी ठोस कानूनी आधार के अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये हैं ट्रम्प साहब के कमाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्ग्यूइंग दैट अंटिल नाउ नो प्रेसिडेंट हैज रेड IEEPA टू कन्फर सच पावर। ठीक है, the Scotus concluded that all the evidence available and its reading of the statutes implied that the court believed that IEEPA does not authorize the president to impose tariffs. ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट जो आर्ग्यू कर रही है मतलब कि तर्क दे रही है वो क्या बड़ा मतलब कि अनटिल नाउ अब तक जो है ना कोई भी प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, यानी कि यह तर्क देते हुए कि अब तक कोई भी राष्ट्रपति ने जो है उसने IEEPA का जो मतलब कि क्या कहेंगे जो इसको कंसीडर नहीं किया है या इसको नहीं मतलब कि देखा है कि इस तरह की शक्ति देने वाला जो है, यानी कि ऐसी शक्ति देने वाला IEEPA को कोई भी राष्ट्रपति ने नहीं माना है। ठीक है ना, और ये जो स्कॉटस यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निष्कर्ष दिया है या निष्कर्ष निकाला है दैट ऑल द एविडेंस, जितने भी सबूत हैं, जितने भी अवेलेबल मतलब जितने भी उपलब्ध सबूत हैं और इसके जो रीडिंग है ऑफ द स्टैट्यूट्स और कानूनों की जो व्याख्या है वो मतलब कि यह स्पष्ट करता है या इम्प्लाइड करता है दैट द कोर्ट बिलीव्ड कि कोर्ट जो है, कोर्ट का जो मानना है कि IEEPA डज नॉट ऑथराइज, ये अधिकार नहीं देता है प्रेसिडेंट को कि वो टैरिफ्स लगाए। तो ऐसा कहीं भी इसका मतलब कि उदाहरण नहीं मिलता है। कहने का जो ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बहुत ही सरल तर्क दिया। उन्होंने कहा कि आज तक अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने IEEPA कानून का ऐसा मतलब नहीं निकाला। ठीक है ना, हैज़ नॉट या मतलब कि नो प्रेसिडेंट हैज़ रेड IEEPA टू कन्फर सच पावर। तो ऐसा किसी भी राष्ट्रपति ने IEEPA का कानून का ऐसा मतलब नहीं निकाला कि उन्हें टैक्स लगाने की ताकत मिल जाए। कोर्ट ने पुराने सभी सबूतों और कानूनों की किताबों को गहराई से पढ़ने के बाद यह साफ कर दिया कि इस कानून के तहत राष्ट्रपति को टैरिफ यानी कि टैक्स थोपने का कोई कानूनी हक नहीं है। ठीक है, तो ये कोर्ट मानती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनसरप्राइजिंगली कहा जा रहा है, अनसरप्राइजिंगली मतलब उम्मीद के मुताबिक या कहिए कि जिसमें कोई सरप्राइज नहीं है, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिस्टर ट्रम्प जो है इस फैसले पर जो है बड़ा गुस्से से रिएक्ट किए या ये जो फैसला उनको पसंद नहीं आया। ठीक है, तो ऑन सोशल मीडिया पर जो है उन्होंने जो है गुस्से में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्ट किया कि दैट ही वुड बी रेजिंग हिज ग्लोबल टैरिफ रेट टू 15%, कि वो जो है वो क्या करेंगे,
अब जो है वो अपने ग्लोबल टैरिफ रेट को जो है 15% तक बढ़ाएंगे आफ्टर इनिशियली सजेस्टिंग, यानी कि शुरुआत में उन्होंने यह सजेस्ट किया था, ये मतलब कि एक तरीके से कहिए कि उन्होंने जो है यह कहा था या यह संकेत दिया था दैट इट वुड बी इम्पोज्ड एट 10%, कि ये जो है शुरुआत में 10% का लगाने का सजेस्ट किया था पहले में, लेकिन उसके बाद जो है ट्रम्प साहब जो हैं उसने पोस्ट किया कि ये जो है बढ़ाकर इसको 15% कर दिया जाएगा अंडर द ऑथोरिटी, ये अधिकार के तहत। कौन से अधिकार? जो दिया गया है वाइट हाउस को फॉर 150 डेज, 150 दिन के लिए, अंडर सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, यानी कि 1974 के जो व्यापार अधिनियम की जो धारा है 122, उसके तहत मिलने वाली 150 दिनों की शक्ति का उपयोग करते हुए, ठीक है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो क्या करेंगे, 15% तक बढ़ा देंगे, जो कि पहले 10% तक का ही संकेत दिया गया था कि वो बढ़ाएंगे। तो ट्रम्प साहब तो मानने वाले हैं नहीं, उनको तो बस एक खुजली हो रही है कि किसी तरह जो है पूरे देश को जो है, यानी कि पूरे वर्ल्ड को जो है एक मतलब कि एक क्या कहेंगे, एकदम पूरी तरह से तहस नहस, या आप कह सकते हैं पूरी तरह कैओस फैला दे पूरी तरह से। तो वो चीज़ है इसमें, आप क्या कह सकते हैं। आजकल के जो लीडर हैं राइट विंग के लीडर्स, तो tariffs imposed under laws other than the IEEPA, including those on aluminum and steel under section 232 of the trade, ठीक है, Expansion Act of 1962 are unaffected by this ruling, although Mr. Trump would face challenges in bringing fresh tariff rounds under this umbrella. तो टैरिफ जो इम्पोज किए गए थे उन कानूनों के तहत जो IEEPA के अलावे थे, यानी कि ये जो मतलब कि IEEPA के अलावा अन्य कानूनों के तहत जो लगाए गए जो टैक्स थे, जो टैरिफ थे, जिसमें शामिल थे वो टैक्स भी दोज मतलब वो टैक्स भी जो एल्युमिनियम और स्टील के में लगाए गए थे अंडर सेक्शन 232 के तहत, धारा 232 के तहत ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962, यानी कि 1962 का जो ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट है उसके धारा 232 के तहत जो लगाए गए थे एल्युमिनियम और स्टील में, ठीक है। तो ये जो टैरिफ्स हैं उसमें वो अनअफेक्टेड रहेंगे, मतलब वो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इस फैसले से। ऑल दो, हालांकि मिस्टर ट्रम्प जो है उनको चुनौती का सामना करना पड़ेगा, है ना। मिस्टर ट्रम्प को जो है उनको चुनौती का सामना कर, या चुनौतीपूर्ण होगा उनके लिए इन ब्रिंगिंग फ्रेश टैरिफ राउंड्स, यानी कि फ्रेश मतलब कि नया सिरा से जो टैक्स लाने का है, ठीक है, ठीक है, नया टैक्स लगाने का अंडर दिस अम्ब्रेला, मतलब इन कानूनों के तहत, जो अभी जो कानून जो जिसको हटाया गया है और जो ये जो कानून है, तो उसके ये मतलब कि उसके तहत जो है आप नया एक तरीके से जो टैक्स लगाएंगे वो उसके लिए बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ेगा ट्रम्प को, समझ गए। कहने का ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है सिर्फ एक खास कानून के ही खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि ट्रम्प ने जो दूसरे कानूनों, जैसे कि 1962 का कानून जो अभी आप देख रहे हैं ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट, ठीक है ना, उसके तहत एल्युमिनियम और स्टील पर टैक्स लगा रखे हैं, वे अभी भी जारी रहेंगे क्योंकि अनअफेक्टेड रहेंगे इस रूलिंग से, उन पर कोई आंच नहीं आएगी। हालांकि अब ट्रम्प के लिए उसी पुराने कानून का बहाना बनाकर नए टैक्स यानी कि फ्रेश राउंड्स जो है लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट अब उन पर कड़ी नज़र रखेगा, समझ गए। और अदर देन का मतलब होता है उसके अलावा या उसको छोड़कर, ठीक है। अंडर दिस अम्ब्रेला का जो ये एक मेटाफोर के रूप में, ये मुहावरा के रूप में यूज़ हो रहा है, और इसका मतलब है उस कानून के दायरे में या उसके उस बहाने के नीचे जो है, ठीक है ना। और फ्रेश टैरिफ राउंड्स का जो मतलब है नए सिरे से या अतिरिक्त जो है कर लगाएंगे ना, तो उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। वाइल मल्टीपल कंट्रीज वर स्लैप्ड विथ का स्लैप का मतलब तो थप्पड़ होता है, लेकिन स्लैप विथ का मतलब होता है थोपना, यानी कि किसी पर लगाना, एक तरीके से ज़बरदस्ती लगाना एक तरीके से, है ना। तो कई सारे जो मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कई देशों पर जो है, मतलब हालांकि कई देशों पर जो है लगाए गए हैं टैरिफ्स पहले ही, ठीक है ना, यानी कि पहले कई देशों पर भारी टैक्स यानी कि जो टैरिफ्स है वो थोप दिए गए थे, जिसमें इंडिया भी शामिल था, एट ए हॉपिंग ओवरऑल रेट ऑफ 50%। ये जो था ये भारत पर उन्होंने 50% का भारी भरकम, हॉपिंग मतलब भारी भरकम टैक्स लगाया था। वो किस लिए लगाया था? ओइंग टू वाशिंगटन ऑब्जेक्शन। ये वजह था कि वाशिंगटन का विरोध था, किस लिए, यानी कि भारत जो है वो परचेज कर रहा है रशिया से तेल का, तो भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, तो उसके लिए जो है वाशिंगटन यानी कि अमेरिका का एक ऑब्जेक्शन था, एक विरोध था, तो इसीलिए जो है 50% का टैरिफ लगा दिया गया था इसमें। द इम्पैक्ट ऑफ द स्कॉटस, ये सुप्रीम कोर्ट का जो इम्पैक्ट, जो असर है ना, ये स्कॉटस रूलिंग का जो फैसला का जो असर होगा, विल वेरी, वो अलग अलग होगा, बेस्ड ऑन द, ये वेरी जो है ना वर्ब है, ठीक है ना, VERY वाला नहीं है ये, तो विल वेरी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स स्ट्रक, ठीक है ना, इफ़ एनी, यदि कोई एग्रीमेंट्स किए गए हैं, ठीक है ना, यदि कोई एग्रीमेंट्स किए भी गए हैं तो उसके स्पेसिफिक्स, उनकी जो मतलब कि क्या कहेंगे, एक जो व्यापारिक समझौतों की जो शर्तें हैं ना उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है उससे उसका असर जो है ना अलग अलग देशों के साथ हुए व्यापारिक समझौतों की शर्तों पर निर्भर करेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि ट्रंप जो थे वो पहले कई देशों पर भारी टैक्स थोप दिए थे, भारत पर उन्होंने जो है 50% का भारी भरकम टैक्स लगाया था, क्योंकि अमेरिका को इस बात से नाराज़गी थी कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का किस देश को कितना फायदा होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस देश का अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता कैसा है, ठीक है ना, यानी कि उस देश का स्पेसिफिक ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, किस प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट्स है, उसी पर ये वेरी करेगा, ठीक है ना। इंडियन निगोशिएटर्स सीकिंग टू कंक्लूड द टर्म्स, ठीक है, of a free trade agreement would not be blamed for feeling like they were suspended in limbo after the ruling has changed the terms of debate on which sectors to open up to concessionary rates in bilateral trade, especially after the American side's punitive potential has now been defanged to an extent। ये जो इंडियन निगोशिएटर्स जो हैं, जो भारतीय वार्ताकार जो हैं, जो चाहते थे कि इस टर्म्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहा था ना, मुक्त व्यापार समझौता जो अमेरिका के साथ हो रही थी, ठीक है ना, तो ये जो मुक्त व्यापार समझौता के लिए जो बातचीत कर रहे जो भारतीय अधिकारी या भारतीय वार्ताकार का जो है उसका असमंजस होना मतलब स्वाभाविक ही है, तो वुड नॉट बी ब्लेम्ड, उनको दोष नहीं दिया जाएगा, फॉर फीलिंग लाइक दे वर सस्पेंडेड इन लिम्बो, कि वे ये महसूस करने के लिए कि वह जो है असमंजस में है। इन लिम्बो का मतलब अनसर्टेन स्थिति होती है, तो इन लिम्बो का मतलब असमंजस में होने का महसूस होने के लिए उनको उन पर दोष नहीं लगाया जाएगा या उन पर दोष नहीं मतलब कि दोष नहीं दिया जाएगा। आफ्टर द रूलिंग मतलब इस फैसले के बाद जो है कि इसने इस फैसले ने जो है ये टर्म्स ऑफ डिबेट को जो है इसने मतलब कि बदल दिया है, यानी कि एक तरीके से जो व्यापारिक चर्चा है ऑन विच मतलब कि ये टर्म्स ऑफ डिबेट को जो है इसने चेंज कर दिया है, जिस पर ऑन विच सेक्टर्स टू ओपन अप टू कॉन्सेशनरी रेट्स इन बायलैटरल ट्रेड, जो द्विपक्षीय मतलब कि क्या कहेंगे द्विपक्षीय, ठीक है, तो द्विपक्षीय जो एक आपका ट्रेड होगा, वार्ता मतलब कि व्यापार होगा, उसमें कैसे जो है ये क्या कहेंगे आप जो कॉन्सेशनरी रेट्स, कॉन्सेशन मतलब समझते हैं रियायत कहते हैं उसको, यानी कि कहा यह जा रहा है कि एक मुक्त व्यापार समझौता जो है, ठीक है, यहाँ देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर इंडियन निगोशिएटर्स
जो इंडियन निगोशिएटर्स हैं सीकिंग टू कंक्लूड द टर्म्स ऑफ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि मुक्त व्यापार समझौते की शर्तों, ठीक है, शर्तों यानी टर्म्स को जो है पूरा करने की जो कोशिश, यानी सीकिंग मतलब कोशिश करना, कोशिश कर रहे हैं, या ये पार्टिसिपल है, तो कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय वार्ताकारों को यह महसूस मतलब फीलिंग, मतलब यह महसूस करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वुड नॉट बी ब्लेम्ड, ठीक है ना। कब मतलब कि वे आधार में लटके हुए हैं या असमंजस में हैं, क्योंकि आफ्टर द रूलिंग, ठीक है ना, आफ्टर द रूलिंग हैज़ चेंज द टर्म्स ऑफ डिबेट, ठीक है, क्योंकि इसने रूलिंग जो है ना डिबेट के टर्म्स को, जो शर्त है उसको बिल्कुल तरह से बदल दिया है। इस पर जो क्या कहेंगे आप, इस बहस की शर्तों को बिल्कुल बदल दिया है। ऑन विच सेक्टर, ठीक है, ऑन विच सेक्टर मतलब किन क्षेत्रों को जो है खोला जाए कॉन्सेशनरी रेट्स पर, यानी कि आप रियायती दरों पर खोला जाए, ठीक है ना, इन बायलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय वार्ता में, ठीक है, खासकर मतलब कि स्पेशली आफ्टर द अमेरिकन साइड्स प्यूनिटिव पोटेंशियल, खास करके तब जब अमेरिकी पक्ष का जो दंडात्मक क्षमता जो है, यानी किसी को दंड देने की जो क्षमता है, हैज़ नाउ बीन डिफैंक्ड, वो जो है ना डिफैंक्ड हो गया है। अब डिफैंक्ड का मतलब जैसे फैंग होता है, सांप का दांत होता है ना जिससे वो डसता है, यानी कि उसका पावर तो दांत ही होता है, यानी कि जब आप उसको डिफैंग करते हैं मतलब उसका दांत तोड़ देते हैं सांप, तो बिल्कुल बेकार सा हो जाएगा ना। तो अमेरिकन राष्ट्रपति की जो ताकत को जो है ना डिफेंड कर दिया गया है, मतलब उसकी ताकत को सीमित कर दिया गया टू एन एक्सटेंड, एक हद तक, समझ गए। तो ये चीज़ है, मतलब कि भारत के जो लोग हैं अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर रहे हैं, वे अब दुविधा में हैं। सिंपल सा यही समझिए कि इस फैसले ने बातचीत का तरीका बदल दिया है, क्योंकि अब अमेरिका की डराने या सजा देने की ताकत थोड़ी कम हो गई है, टू एन एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक। एट ए ब्रॉडर लेवल, अब ब्रॉडर लेवल पर देखिए क्या है, एट ए ब्रॉडर लेवल यानी कि एक व्यापक स्तर पर जो है, द रूलिंग इज़ टू बी वेलकम, रूलिंग जो फैसला जो है ना उसका स्वागत किया जाना चाहिए बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा जो रॉबस्ट डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंस को, यानी कि रॉबस्ट मतलब मजबूत, समझ गए, लोक डेमोक्रेटिक में लोकतांत्रिक चेक्स एंड बैलेंस को बोलते हैं आप नियंत्रण और संतुलन, ठीक है, तो उसको जो है वो जो वैल्यू दे रहा है, तो उस वैसे लोगों को जो है ये इसके मतलब इस रूलिंग को स्वागत करना चाहिए। आपको ये पता है चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है? ये राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही मतलब कि चर्चित शब्द है एक तरीके से, मतलब कि एक तरीके से क्या, ये आप बार बार सुनेंगे इस चीज़ को, चेक्स एंड बैलेंस, जिसमें जो है आप मतलब क्या कहते हैं, जो सरकार के जो विभिन्न अंग हैं वो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस के थ्रू जो है इसको चलाती है, ताकि कोई भी एक अंग जो है वो तानाशाह ना हो जाए, तो इसी को कहते हैं आप चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। द टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर ट्रम्प, ठीक है, two administration of Mr. Trump have stretched and in some cases exceeded the scope of permissible policy actions under domestic and international law। बोल रहा है कि ये टू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि दो जो कार्यकाल है मिस्टर ट्रम्प का, ठीक है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ प्रशासन नहीं कहिए, यहाँ पर मतलब कि दो कार्यकाल के दौरान जो होने वाले जो प्रशासनिक गतिविधि जो है मिस्टर ट्रम्प का, उसने न केवल जो मतलब कि हैव स्ट्रेच्ड, उसने जो है उसको मतलब कि खींचा ही नहीं है, यानी कि आप तो कह सकते हैं क्या कहेंगे आप इसको, स्ट्रेस्ड का मतलब खींचना होता है, ठीक है ना, मतलब उसको जो है खींचा है, एंड इन सम केसेस, और कुछ मामलों में जो है ना ये उसको लांग भी गया है, एक्सीड भी कर गया है, ठीक है, उसे पार भी कर लिया है, किस चीज़ को, दायरे को, दायरे किस चीज़ का है, और परमिजिबल पॉलिसी एक्शन, वो मतलब कि परमिजिबल का मतलब है कि जिसको जो है इजाज़त दी गई है पॉलिसी एक्शंस का, यानी कि जो नीतिगत जो कार्रवाई का, ठीक है,
उसका जो सीमा होता है अंडर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ, यानी कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो परमिजिबल पॉलिसी एक्शंस का जो दायरा है, उसको भी जो है न केवल उसको खींचा है बल्कि उसको लांघ भी गया है मिस्टर ट्रंप ने, मिस्टर ट्रंप के दोनों शासनकाल में। समझ गए? अंटिल दिस रूलिंग बाय द कोर्ट, मतलब इस जो मतलब कि जो फैसला है कोर्ट का, उससे पहले तक देयर हैज बीन अ डिफनिंग साइलेंस, एक जो है ना, एक रहस्यात्मक टाइप का जो है ना चुप्पी बनी हुई थी। मतलब कि ये ऑक्सीमोरन एक ये है, डिफनिंग साइलेंस एक इडियम कह सकते हैं। और ये जो है ना डिफनिंग, डिफनिंग में बहरा कर देने वाला, और साइलेंस का मतलब चुप्पी। तो चुप्पी जो है, मान लीजिए वो तो बहरा नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसा चुप्पी है जहाँ पर जो है आप बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि क्या कहेंगे आप उसको, मतलब ये इम्फेसाइज किया जा रहा है, ये एक ऑक्सीमोरन होता है जो इम्फेसाइज करता है दैट द लैक ऑफ एक्शन वाज वेरी नोटिसेबल एंड प्रॉब्लमेटिक। ठीक है ना? ये जो किसी भी संस्थाओं के द्वारा जो है एक्शन नहीं हो पा रहा था ये ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के जो फैसला के खिलाफ, तो ये बड़ा एक अजीब सा चुप्पी था जो कि आदमी को मतलब कि परेशान कर दे रहा था। ठीक है ना? तो अंटिल दिस रूलिंग बाय द कोर्ट, इस फैसले के पहले तक जो है देयर हैज़ बीन अ डेफनिंग साइलेंस, इसमें एक डेफनिंग साइलेंस बनी हुई थी ऑन कंटेनिंग सच एक्शन, इस प्रकार के एक्शन को नियंत्रित करने को लेकर। ठीक है? बाय इंस्टीट्यूशन, मतलब कि संस्थाओं के द्वारा, रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज़, मतलब ऐसी संस्था जो रूटेड था, रूटेड मतलब समझ रहे हैं, जो कि एक तरीके से जहाँ से जो है ना मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि वेयर दीज इंस्टीट्यूशंस गेट देयर पावर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से इसको शक्ति मिलती है। ठीक है? तो ये जो थे मतलब कि एक तरीके से जो क्या कहेंगे, जो संवैधानिक अधिकार था इनको, ठीक है ना, जो संवैधानिक अधिकार था, वैसे संस्थाओं के द्वारा जो इस प्रकार के एक्शंस लेने को लेकर जो चुप्पी साधी गई थी, वो बड़ा ही मतलब कि अजीब थी, बड़ा डिफरिंग था एक। ठीक है ना? तो इस फैसले के पर दैट आर कैपेबल ऑफ इम्पोजिंग, ये जो मतलब संस्थाएं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो थी, वो कैपेबल थी या कैपेबल है ऑफ इम्पोजिंग अ काउंटरवेलिंग फोर्स। ठीक है? मतलब जो एक प्रतिसंतुलन बल लगाने में सक्षम है, यानी कि काउंटर वेलिंग फोर्स लगाने में वो सक्षम है। तो आपने देखा कि आज के इस एनालिसिस से ये साफ है कि कानून की ताकत किसी भी व्यक्ति की शक्ति से बड़ी होती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा, बल्कि यह भारत के लिए भी अपनी शर्तों पर बातचीत करने का एक सुनहरा मौका है। उम्मीद है कि IEEPA सेक्शन 122 और इस केस के कानूनी पहलुओं को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपके लिए आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर इस तरह के अदालती अंकुश, यानी कि चेक्स एंड बैलेंसेस से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको आज का यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस और ग्रामर समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही द हिंदू एडिटोरियल के आसान और सटीक विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस विषय के विस्तृत नोट्स और आज की क्लास की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। लेकिन उस पर जो है, यानी कि जो वर्ड्स और जो इडियम एंड फ्रेज है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसकी समाप्ति करते हैं। देखिए, सर्कमस्क्राइब का जो मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, यानी सीमा लगाना, लिमिट करना, कॉन्फाइन करना। एंटो हो जाएगा एक्सपेंड, एक्सीड या फिर परमिट। कॉन्ट्रावीन का मतलब उल्लंघन करना, वायलेट करना, या फिर आप कॉन्फ्लिक्ट करना, इन्फ्रिंज करना। इसका एंटो हो जाएगा कंप्लाई, फॉलो या सपोर्ट।
कन्फर का मतलब प्रदान करना या देना, ग्रांट, विस्टो या अवार्ड, इसका एंटर हो जाएगा विड्रॉ, टेक, डिनाई। होपिंग का मतलब बहुत बड़ा या भारी भरकम, मैसिव, यूज, जाइगेंटिक, इसका एंटर हो जाएगा टाइनी, स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट। लिम्बो का मतलब आधार में अनिश्चितता या असमंजस, अनसर्टेनिटी इसका हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, स्टेलमेट हो जाएगा, एंटो हो जाएगा सर्टेनिटी, रिजोल्यूशन या क्लैरिटी। प्यूनिटिव का मतलब दंडात्मक या सजा के तौर पर, पीनल या फिर करेक्टिव या रिटेलिएटरी, एंटो हो जाएगा रिवार्डिंग, बेनिफिशियल या हेल्पफुल। डिफैंक्ट का मतलब शक्तिहीन करना, दंतहीन करना, वीकेंड करना, या फिर आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइज करना या पावरलेस करना, इसका एंटो हो जाएगा स्ट्रेंथन, आर्म्ड या पावरफुल। और रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्टडी या विगरस, इसका एंटो हो जाएगा वीक, फ्रेजाइल या फिर फीबल। ऑथराइजेशन का मतलब होता है आधिकारिक अनुमति, ऑफिशियल परमिशन कह सकते हैं, और पावर टू डू समथिंग, परमिशन, सैंक्शन या फिर कंसेंट, एंड हो जाएगा प्रोहिबिशन, रिफ्यूजल, वीटो। स्टेच्यूट का जो मतलब होता है लॉ, एक्ट या डिक्री, लिखित कानून, इसका एंड हो जाएगा कस्टम, वायलेशन या ब्रिच। काउंटरवेलिंग का मतलब होता है अपोजिंग, प्रतिसंतुलनकारी, यानी कि ऑपोजिंग या फिर ऑफसेटिंग या बैलेंसिंग, इसका एंड हो जाएगा सपोर्टिंग, हेल्पिंग या रीइंफोर्सिंग। डिफनिंग मतलब बहरा कर देने वाला, इंटेंस कह सकते हैं इसको, ओवरवेलमिंग या पियर्सिंग। एंड हो जाएगा क्वाइट या फिर सॉफ्ट या सटल। स्लैप्ड विथ थोप देना, इम्पोज करना, इन्फ्लिक्टेड या लेविड। एंड हो जाएगा एग्जेम्प्टेड, रिलीव्ड या स्पेयर्ड। इडियम फ्रेजेस देख लिया, मेजर ब्लो मतलब करारी चोट या बड़ा झटका, द कैंसलेशन ऑफ द डील वाज अ मेजर ब्लो टू द कंपनीज एक्सपेंशन प्लान। ये जो कैंसलेशन जो डील का हुआ है ये एक बड़ा झटका है कंपनी के एक्सपेंशन प्लान का, यानी विस्तार योजनाओं के लिए। स्ट्रक डाउन का मतलब होता है रद्द कर देना, द हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन द न्यू लॉ, इसने जो रद्द कर दिया न्यू लॉ को, कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको असंवैधानिक बताते हुए। इन लिम्बो का मतलब असमंजस में या अनिश्चितता की स्थिति। आफ्टर द एग्जाम वाज कैंसिल होने के बाद एग्जाम, 1000 स्टूडेंट लेफ्ट इन लिम्बो, मतलब हजारों छात्र जो है वो असमंजस में थे। चेक्स एंड बैलेंस यानी कि नियंत्रण संतुलन। डेमोक्रेसी वर्क्स बेस्ट व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेस बिटवीन द कोर्ट्स एंड द गवर्नमेंट। लोकतंत्र तभी सबसे अच्छा काम करता है जब अदालतों और सरकार के बीच मजबूत नियंत्रण और संतुलन हो। ठीक है। डेफिनिंग साइलेंस जो है वो एक ऑक्सीमोरन है, और इसका मतलब होता है कंप्लीट लैक ऑफ रिएक्शन और प्रोटेस्ट दैट व्हेन वन इज एक्सपेक्टेड बिकॉज द टॉपिक इज कंट्रोवर्शियल। ठीक है। रहस्यमयी चुप्पी, देयर वाज अ डेफिनिंग साइलेंस फ्रॉम द मैनेजमेंट से एक डेफिनिंग साइलेंस था व्हेन वर्कर्स कंप्लेन अबाउट द सेफ्टी इश्यूज। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नए विश्लेषण के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।